कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। हमने ये देखा कि सेल्स को कब सीरीज में जोड़ना बेटर होता है, कब पैरेलल में जोड़ना बेटर होता है, इसकी कहानी कल हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना था, मैंने बताया भी था, आज पावर कंजम्पशन के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है, अगर हम अप्लायंस को सीरीज वाइज जोड़ेंगे तो पावर कैसे निकाली जाएगी, पैरेलल वाइज जोड़ेंगे तो पावर कैसे निकाली जाएगी, मतलब इक्विवेलेंट पावर कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें आज हमें पढ़ना था। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मान लीजिए कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी सोर्स है जो पावर क्रिएट करता है, जो पावर दे रहा है, जो ईएमएफ क्रिएटर है, मतलब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ऐसा कह सकते हो। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करेगा। जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो क्या करेगा, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए। तो जो वर्क करेगा उसी वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ दैट एप्लायंस या दैट पावर सोर्स, या कह सकते हो सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब यह है जिससे हम पावर सप्लाई लेंगे, जिससे हम मेंस पावर सप्लाई लेते हैं, जस्ट लाइक बैटरी हो गई या सेल हो गया। तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, इसका कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, इनको वर्क डन करना पड़ता है सर्किट में करंट बनाए रखने के लिए। अगर सर्किट में करंट का फ्लो बनाए रखना है तो इन एप्लायंस को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन होगी द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, द वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ on maintaining the flow of करंट लिख सकते हो या फ्लो ऑफ चार्जेस लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस लिख सकते हो या करंट लिख सकते हो। करंट में लिख दे रहा हूं, फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट is known as electric energy of the source of energy, source of EMF। मतलब समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्या है। वर्क डन, जो वर्क डन करेगा, कौन करेगा वर्क डन भाई, तो वर्क डन कौन करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा। सोर्स ऑफ ईएमएफ किसी सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करेगा। जो वर्क करेगा उसी वर्क को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को शो किससे करते हैं, किसी गिवन टाइम में होना चाहिए। मान लो कोई गिवन टाइम आपको दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, फिर आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले देख लीजिए। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मत लिखो, पावर इंटू टाइम मत लिखो, आप सिंपल से ये कह सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला ही है, आप इसको V इंटू क्यू लिख सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है, किसी चार्ज को किसी सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो W अपॉन क्यू होता है, तो यहां से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा। तो इसी को इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है, इसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT। Q क्या होता है, IT होता है। तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, VIT। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसी गिवन टाइम में। अगर टाइम आपको दे दिया जाए कि 60 सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस होगी, 1 सेकंड में, 60 सेकंड में, 50 सेकंड में, 1 घंटे में। मान लो कोई मोटर चल रहा है और उस चलने के समय उस कितने वोल्टेज पर चल रहा है, मान लीजिए 220 वोल्ट पर चल रहा है।
तो कोई मोटर चल रहा है 220 वोल्ट पर, 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो आप टी की वैल्यू 1 घंटे रख देंगे, टी की वैल्यू को सेकंड्स में रखा जाएगा, ध्यान ये रखिएगा स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो आप टी की वैल्यू सेकंड्स में रखेंगे। और अगर आप वोल्टेज अप्लाई किए हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है आपने, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 220 वोल्ट, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, किसके कारण से, मोटर में करंट फ्लो होगी, तो करंट जो फ्लो होगी उसकी वैल्यू आप आई पुट कर दीजिए, वी आई टी से आपको क्या मिल जाएगा कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज हुई। ठीक है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या होती है। एक यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, इसकी यूनिट आएगी जूल, इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट जूल तो नहीं होती, नॉर्मल एनर्जी हम जो बात करते हैं, नॉर्मल एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उस एनर्जी को हम जूल में कैलकुलेट करते हैं, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जूल में कैलकुलेट नहीं करते। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई है, हालांकि जूल को ही कन्वर्ट किया गया है दूसरी यूनिट में, जूल को ही दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया गया है, बना उसी से है, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरे यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक यूनिट्स को मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। रफ करें इसको, समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे देखिए, यूनिट क्या होती है इसकी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है भाई, किलोवाट आवर होती है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होगा वो लिख लीजिए। यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है भाई किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। आप इसको के डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं, किलोवाट आवर को आप के डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं। और एक के डब्ल्यू एच कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ध्यान ये रखिएगा, ये जूल लिखा हुआ है, कितने जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक यूनिट है जो हम, ये तो हो गया जनरल यूनिट हम यूज करते हैं, एक ट्रेड यूनिट है। ट्रेड यूनिट का मतलब कमर्शियल यूनिट, ट्रेड यूनिट का मतलब है कमर्शियल यूनिट, यानी बिजनेस के फॉर्म में, कमर्शियल के फॉर्म में। भाई आप सरकार से क्या करते हो, सरकार से बिजली लेते हैं, हम यूज करते हैं, सरकारी बिजली यूज करते हैं, तो सरकार को पैसा देना होगा ना, सरकार एनर्जी कैलकुलेट करके देगी कि आपने इतनी एनर्जी हमसे यूज की है, हमें इतना पैसा दीजिए। इसको कहा जाता है कमर्शियल यूज, जिसमें आप किसका यूज करते हो, लेन देन, धन का यूज करते हैं, आप पैसे देते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पैसे का यूज करते हैं। जब रुपए का यूज या पैसे का यूज आप कर रहे हो तो उसको कहा जाता है कमर्शियल या फिर ट्रेड। इसको, ये तो कॉमर्स की भाषा हो गई, कमर्शियल या फिर ट्रेड कहा जाता है। तो उस ट्रेड यूनिट क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट, या इसको आप ट्रेड यूनिट भी कह सकते हो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है भाई, तो कमर्शियल यूनिट होती है इसकी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको जर्नल फॉर्म में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट कहते हैं। जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आप कहते हो कितनी यूनिट का बिजली का बिल आया, कितना यूनिट आया है, बिजली का बिल में कितना यूनिट लिखा हुआ है, तो आप यूनिट कहते हो ना, वो उसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। अब पूरा तो बोलते नहीं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सिर्फ यूनिट बोलते हैं, उसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलना चाहिए। तो आज के बाद अगर बिजली का बिल आएगा तो आपके घर वाले पूछेंगे ना कितने यूनिट बिजली हुई, तो आप बताइएगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, वो यूनिट नहीं है, 100 यूनिट बिजली खर्चा हुई है। समझ में आया कुछ, क्या है ये कमर्शियल यूनिट, क्या है जो हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स किलोवाट आवर में। कभी देखा है जो मीटर आपके यहाँ लगा होगा, इलेक्ट्रिक मीटर शायद लगा होगा, लगा है क्या सबके यहाँ, किसी के ऐसे के यहाँ नहीं भी लगा होता है, कटिया मार लेते हैं। ममता, कटिया कि मीटर,
हाँ, मुझे मुझे उम्मीद थी तुमसे। चलो, तो मीटर में देखा होगा आप लोगों ने, कभी भी आप गौर करिएगा, आज तक गौर नहीं किया तो अब गौर करिएगा। मीटर में जो लाइट चलती रहती है, इसके अंदर रीडिंग लिखी रहती है, उसमें आप देखिएगा कि जहां पे यूनिट लिखा रहता है उसके नीचे KWH लिखा होता है। कभी देखना, KWH लिखा होता है मीटर में, जो लाइट जलती है जहां पर लिखा रहता है, रीडिंग्स लिख करके आती हैं, उसको कभी ध्यान से देखना, तो रीडिंग में लिखा रहता है KWH। चेयर लगा लेना, वहां पे पहुंच जाना, चेयर लगा करके, चेयर के ऊपर चेयर रख करके पहुंच जाना ऊपर तक, ठीक है ना। ठीक है, तो देख लेना वहां पर, उसमें दिखेगा कि KWH लिखा रहता है। KWH का मतलब किलोवाट आर है, और किलोवाट आर को ही हम दूसरी यूनिट में भी कहते हैं। दूसरी यूनिट क्या होती है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोटू कहते हैं, और यूनिट इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इलेक्ट जूल में देखो, जूल में नॉर्मल एनर्जी यूज करते हैं। ऐसा है कि एक नई यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी में और नॉर्मल एनर्जी में डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करना जरूरी था, क्योंकि ये एनर्जी और जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल एनर्जी, उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। देख सकते हो कि 1 किलोवाट आर इतने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶, यानी बहुत ज्यादा है ये, लगभग 3,60,000 के आसपास, 3,60,000 होगा इसकी वैल्यू। अगर आप कैलकुलेट करो तो 3,60,000 के आएगा। यानी 1 किलोवाट आर का जो हमारे पास घर में मीटर लगा होता है, उसमें अगर आपने 1 यूनिट की बिजली खर्चा की, यानी आपने कितना जूल यूज किया? 3,60,000 जूल यूज किया। तो बेटर होगा कि 3,60,000 जूल लिखने की जगह पर आप 1 किलोवाट आवर लिखें या 1 यूनिट लिखें, है ना। क्योंकि महीने भर में अप्रॉक्स आप 100-150 यूनिट का खपत करते हैं, यानी 100-150 यूनिट हम लोग यूज कर लेते हैं बिजली, KWH 100-150 यूनिट। तो अगर हम उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 3 करोड़ जूल के आसपास। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसको लिखने में। तो बेटर होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे यहां से दिल्ली तक की दूरी है, यहां से दिल्ली तक की दूरी 600 किलोमीटर है। अगर मीटर में लिखने बैठ जाएंगे तो 6 लाख किलोमीटर लिखेंगे, तो 6 लाख सॉरी 6 लाख मीटर लिखेंगे। तो 6 लाख मीटर लिखना बेटर होगा या 600 किलोमीटर लिखना बेटर होगा? तो किलोवाट आवर बड़ी यूनिट है ना, किलोवाट आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बिगर यूनिट है, बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, समझ में आया। रफ करें इसको, इलेक्ट्रिक पावर समझाएं। एनर्जी समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर देखिए, इलेक्ट्रिक पावर होगी किसकी? पावर किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पावर, बताओ भाई, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर सभी मटेरियल नहीं, सॉरी, एप्लियंस की होती है। जो हम इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, कोई भी एप्लियंस यूज करते हैं, तो उस एप्लियंस की कुछ ना कुछ पावर होगी। पावर का मतलब होता है कि वो एप्लियंस 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। कोई भी एप्लियंस है, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर हैं, वो 1 सेकेंड में, जरूरी नहीं मोटर ही हो, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, कूलर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसी की मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द एनर्जी, कंज्यूम्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज द कंज्यूम्ड एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम करेंगे, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। अब हर एक एप्लियंस की ये इलेक्ट्रिक पावर अलग अलग हो सकती है। कोई एप्लियंस 1 सेकेंड में 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, कोई 50 जूल की, कोई 100 जूल की। अलग अलग यूनिट अलग अलग एनर्जी कंज्यूम कर सकता है 1 सेकेंड में अलग अलग एप्लियंस। जैसे हीटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो 1 सेकेंड में लगभग 200 के आसपास, 200 जूल के आसपास की खपत करता है 1 सेकेंड में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया?
इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पावर? द रेट ऑफ, ऐसे भी कह सकते हो, या जो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखाई थी मैं उसको भी लिख देता हूं, और जो बोला था भी मैंने उसको भी लिख देता हूं, और जो रियल में डेफिनेशन होनी चाहिए वो भी लिख देते हैं। तो द रेट ऑफ रेट वाला मत लिखो क्योंकि रेट वाला जो होगा, चलो, द इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by an electric appliances per second is called electric power of that appliance। यानी एक एप्लियंस जो है, एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, आप डिवाइस कह सकते हो, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस एक सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाएगा, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। W कौन सा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहां पर W क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था VIT, मैंने बताया था अपॉन T करोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VI आ जाएगा। P इज इक्वल टू VI, ये भी एक फॉर्मूला है, और P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये भी एक फॉर्मूला है। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट होती है वॉट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है वॉट, WATT। वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसकी एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर की यूनिट क्या होती है? इज द यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर की को कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। कहते हो ना आप लोग, मोटर सुना होगा आपने, इतने HP की मोटर है, इतने हॉर्स पावर की मोटर है, 1 हॉर्स पावर, आधा हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। इसका मतलब यही है, 746 वॉट का मतलब है कि एक सेकंड में 746 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। एक सेकंड में 746 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा एक सेकंड में। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी मोटर की पावर 1 हॉर्स पावर है, यानी इसका मतलब ये है कि वो मोटर एक सेकंड में 746 वॉट, 746 एक सेकंड में 746 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करेगा। मतलब समझ में आ गया होगा। कोई इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, उसकी रेटिंग होती है 2000 वॉट के आसपास होती है, 2000 वॉट के आसपास होती है इलेक्ट्रिक हीटर की। यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर ले जाता है। एक सेकंड में 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले जाता है एक इलेक्ट्रिक हीटर। और आप लोग जो रूम हीटर यूज करते हैं, ठंडियों के सीजन में जो रूम हीटर यूज किया जाता है, उसकी एनर्जी जो उसका वॉट होता है वो लगभग 1000 वॉट से लेकर के 1500 वॉट तक का आता है। 1000 वॉट से 1500 वॉट का। आपने बल्ब सुना होगा, बल्ब की यूनिट सुनी होगी, 100 वॉट का बल्ब, 0 वॉट का बल्ब, 9 वॉट का बल्ब। इसका मतलब क्या होता है? एलईडी आ गई है, देखो अब 9 वॉट है, 5 वॉट है, इन सब की एलईडी आ गई। यानी पावर बता रहे हैं हम, वॉट क्या बता रहे हैं? पावर बता रहे हैं। 100 वॉट का मतलब जो पीला वाला बल्ब आता था, पहले आता था 10 रुपए का फिलिप्स का, वो क्या होता था? 100 वॉट का मतलब है कि एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले जाएगा, 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में। और आजकल जो एलईडी यूज करते हैं हम लोग, 10 वॉट, 15 वॉट, 9 वॉट, 8 वॉट, ये सब क्या करते हैं? एक सेकंड में 9 जूल की एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सोचो एनर्जी हम कम यूज कर रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए? उस एप्लियंस को यूज करना चाहिए
जिसमें पावर रेटिंग कम हो, जिसकी पावर कंजम्पशन कम हो। पावर कंजम्पशन कम होगा तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कम खर्चा होगी, बिजली का बिल कम आएगा। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत किसी को? अब मान लीजिए कि किसी सर्किट में बहुत सारे एप्लियंस, बहुत सारे डिवाइसेस सीरीज में जोड़े गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं, सबके पावर P1 P2 P3 सबका अलग अलग पावर हमें पता है। हम पूरी सर्किट का पावर निकालना चाहते हैं, तब हम पावर कैसे निकालेंगे? जैसे हम यूज करते थे रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा, सेल में हमने पढ़ा, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सेल का, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस को सीखा था ना, सीरीज और पैरेलल में ऐड करना। उसी तरीके से हमने रेजिस्टेंस को सीखा था, 10th क्लास में सीख लिया था। R1 सीरीज में जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है रेजिस्टेंस को। कैपेसिटेंस को जस्ट उल्टा ऐड करते हैं, यानी सीरीज में होगा तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इस तरह से ऐड होगा। और अगर पैरेलल होगा तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली ऐड करेंगे। फिर इसी तरीके से हमने सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ा, सेल के कॉम्बिनेशन को हमने देख लिया किस तरीके से अरेंज करते हैं सेल के कॉम्बिनेशन को सीरीज में और पैरेलल में। उसी तरीके से अब हम पावर के कनेक्शन को याद करेंगे, समझेंगे कि पावर को कैसे सीरीज में और पैरेलल में ऐड किया जाता है। तो इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब सीरीज में होगा तब आप कैसे ऐड करोगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब कैसे ऐड करेंगे। ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो पावर जो है वो सेम कैपेसिटेंस जैसा होता है, जैसे कैपेसिटर को हमने जोड़ा था सीरीज में और पैरेलल में, सेम उसी तरीके से पावर का कंजंक्शन भी होता है। पावर को अगर सीरीज में जोड़ा है, बहुत सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं एप्लियंस और सबका पावर फाइंड करना है, तो सीरीज का होता है 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। इसी तरीके से आप आगे भी ऐड कर सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इजी है समझना, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मेरे ख्याल से आसान है, कोई टफ नहीं है इतनी सारी चीजें। ठीक है? अरे हाँ हूं बोलते जाओ। चलिए अगला टॉपिक पढ़ें। अगला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। पावर पढ़ा दिया, एनर्जी पढ़ा दिए, अब आता है टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। थोड़ा सा नया टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक, मजा आने वाला है आपको नहीं मुझे। पहला आसान है, दूसरा थोड़ा सा टफ है। पहला इजी है, ऐसा नहीं है बेटा। मैं क्या बताऊंगा, मजा तो आता है। किरचॉफ्स लॉ, लॉ तो नहीं कह सकते, लॉज कह सकते हैं क्योंकि दो हैं, तो आप लॉज लिख लीजिए। किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ का, कुछ किरचॉफ के नियम का, नियम नहीं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक फिजिसिस्ट का नाम है। उन्होंने सर्किट को सॉल्व करने के लिए, होता क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। पहले स्टार्टिंग में तो सर्किट्स इजी इजी आप पढ़ते हैं, तो सर्किट तो बहुत सिंपल सिंपल सी थी, उसको सॉल्व करना तो आसान है। वहां पर हमें समझ में आ जाता है करंट कहां पर है, क्या है, सारी चीजें हम समझ लेते हैं। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, सर्किट अगर कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए, बहुत ज्यादा बैटरी का यूज हो जाए एक ही सर्किट के अंदर, तब उसको सॉल्व करने के किरचॉफ के दो नियम हैं, जिसके हेल्प से, जिनकी नियम को अप्लाई करके, जिनके लॉज को अप्लाई करके आप टफ से टफ सर्किट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यानी बहुत कठिन सर्किट्स को, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका बताया था किरचॉफ ने, किस तरह से आप हार्ड सर्किट को या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से उनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ था, बट इनके रूल अप्लाई करने से
वो जो टफ सर्किट्स थी, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स थी, उनको भी सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। मतलब इतना आसान हो गया कि बहुत ज्यादा सर्किट्स में दिमाग कितना ज्यादा लगाना पड़ता था, कहां से करंट कितनी जा रही है, कितनी वैल्यू होगी इस करंट की, वो सारी झंझट को इन्होंने खत्म कर दिया इनके दो लॉस के थ्रू। तो फर्स्ट लॉ है इनका, फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, ठीक है, इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर किसी सर्किट में दो से ज्यादा वायर्स आ रही हैं, दो से ज्यादा वायर्स किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, यानी किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट, जितनी भी करंट मिल रही होंगी, सभी करंट का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, इज 0। किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किसी सर्किट के किसी पॉइंट पर, सर्किट के किसी जॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का सम 0 होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। समझ में कम आया होगा? देखो, आया ही नहीं? अरे ऐसा कैसे हो गया? देखो अब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी तो बताया था सेंटेंस, अभी लिखवाया नहीं था। तो मान लो ये सर्किट का एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारी करंट आके जुड़ रही हैं। मान लो ये वायर है ऐसे, ठीक है, इस पर जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी पॉइंट की तरफ जा रही है। देखो पॉइंट की तरफ मैंने एरो बनाया, इस पर करंट है I1, इस पर भी करंट अंदर की तरफ है, पॉइंट की तरफ है, इस पर करंट है I2, इस पर करंट बाहर की तरफ है, इस पर करंट है I3, यहां पर करंट बाहर की तरफ है I4, इस पर करंट अंदर की तरफ है I5 और यहां पर करंट बाहर की तरफ है I6। दिख रहा है सभी को? यानी इस पॉइंट पर तीन करंट आ रही हैं, तीन वायर से करंट आ रही है। इधर से करंट आई, इस पॉइंट पर मिली, इधर से करंट आई, इस वायर से करंट आई, यहां पर तीनों मिल गई, तीनों करंट आपस में आकर के मिल गई। फिर इनको तीन वायर मिली, ये वायर और ये वाली वायर, यहां से करंट, वही करंट वापस चली गई। तो जो करंट पॉइंट की तरफ आ रही थी उनको हम लिखेंगे पॉजिटिव, और जो करंट सर्किट से दूर जाएंगी यानी पॉइंट से दूर जाएंगी उनको लिखेंगे नेगेटिव। अब सभी का सम करके देखो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा भी तो रही है, तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अभी कुछ समझ में आया? यानी सर्किट के तरफ, पॉइंट की तरफ जंक्शन, इसको कहते हैं जंक्शन, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव, जाने वाली करंट नेगेटिव, अगर सबका हम सम करेंगे तो हमें मिलना क्या है? 0 मिलेगा। तो भाई ये क्या है कि इसको लिखा जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या? 0। समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। समेशन का मतलब एल्जेब्रिक सम, तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। अब चलिए समेशन करते हैं इसका। तो सम करने पर क्या मिलेगा? I1 जा रही है करंट इसकी तरफ है, I1 प्लस हो गया, I2 भी प्लस में रहेगा, यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, I1 प्लस में, I2 प्लस में, I3 माइनस में होगा, I4 माइनस में होगा, I5 प्लस में और I6 माइनस में। सबका सम क्या होना चाहिए? 0 आएगा। सबका सम क्या आएगा? 0 आएगा। देख लीजिए, समझ में आया? अब अगर हम इसको ऐसे लिखें कि पॉजिटिव वाले को इधर लिख लें, नेगेटिव वाले को इस साइड सेंड कर दें, तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल्स टू क्या? I3 प्लस I4 प्लस I6 लिख सकते हैं। यानी सर्किट के किसी जंक्शन पर, सर्किट के किसी पॉइंट पर आने वाली करंट का सम, आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं द सम ऑफ करंट इंटरिंग अ जंक्शन, इंटरिंग
एंटर ENTER वाला, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन, उस जंक्शन को छोड़ने वाली करंट का सम उस जंक्शन की तरफ आने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। आप इस सेंटेंस को, इस लॉ को इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर आप कहिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पर, सर्किट के किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। आप दो तरीके से इस स्टेटमेंट को, इस लॉ के स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents in at a junction of a circuit के किसी एक जंक्शन पर, है ना, मिलने वाली सभी करंट का सम क्या होगा? 0 होगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन ऑफ अ सर्किट इज 0। या फिर दूसरा सेंटेंस दूसरे तरीके से इसी चीज को कैसे लिखेंगे, तो जो दूसरी चीज से इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0। और इसको किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ junction is equal to the sum of currents leaving that junction। समझ में आया बेटा? फर्स्ट लॉ समझ में आया? आसान भी था फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब बात आती है सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ मेन है, इंपॉर्टेंट है और टफ भी है थोड़ा सा, तो समझने में उसको टाइम भी लगेगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो इसके आगे की कहानी कल हम लोग जानेंगे, कल पढ़ेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो आपको काम देगा इन फ्यूचर में जब आप फिजिक्स लेकर के पढ़ोगे तब। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए ओवर करेंगे आज की क्लास।